position vector of A vector in space such that कि OA vector is inclined at 60 degree। तो ये तो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन आ गई ना। हाँ दो एंगल दे रखे हैं, एक को ए मान लो, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर निकलता कैसे, पहले तो वो बताओ। कौन से है? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, पोजीशन वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे वो निकलेंगे ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा उससे तो एंगल मिलेगा तुम्हें एक। हाँ सर पोजीशन वेक्टर ये कैसे निकलेगा? तो फिर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू एंगल से मल्टीप्लाई करके आई जे के को, हाँ मतलब जो ठीक, cos की वैल्यू होगी उसे आई जे के से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसे ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मैग्नीट्यूड। बिल्कुल। तुम कहना चाहते हो कि इसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ है? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप और कॉस अल्फा बीटा गामा के कैप। ठीक है, तीनों दो एंगल दे रखे हैं, तो 60 और वो क्या है, क्या बोलते हैं, 45 है क्या? हाँ नहीं, इससे तो नहीं आएगा। एक सेकेंड सर इससे 1 के बराबर होता है ना, तो वहां से गामा निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, चलो बताओ फिर फटाफट करके। हाँ सर 5i 5√2j और 5k। हाँ 5i प्लस 5√j प्लस 5k, वेरी 5k। हाँ वेरी गुड। तो ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था 2 नंबर का। इस वाली पीडीएफ में एक अच्छी बात है कि तुम्हें इसमें हिंट मिलेगी कि तुम्हें सोचना कैसे है। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। हम जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। इसके पैरेलल है, जब पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम होंगे और इस वाले पॉइंट से पास हो रही है। तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शन रेशियो का होता है, ये शायद जो पास होता है वो वाला होता है पैरेलल टू ए वेक्टर। तो बनाओ फिर इक्वेशन। ए वेक्टर क्या हो जाएगा? सर ए आई माइनस 2j प्लस 3j। हाँ, तो ये वाला जो होता है ये उसके होता है ना पैरेलल के, तो ये ए वेक्टर हमारा क्या होगा? आई माइनस 2j प्लस 3k। और बी वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन रेशियो लेके बैठेगा तो 3 उसी 2 6 1। तो ये चीज उसके अंदर रख दो। हो गया फिर तो। हाँ बस इतना ही करना है, तो और क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी थी। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इफ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 0 देन द इंटरसेक्ट होती है। याद है तुमने, हमने ये किया था कि दो लाइनों की इंटरसेक्शन पॉइंट कब निकलता है? जब डिस्टेंस क्या हो? 0 हो। और डिस्टेंस निकालने का कार्टेशियन में फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2।
और नीचे इसके क्या करते थे, इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 सर का इसे स्क्वायर। जैसे ऐसे कर सकते हैं कैसे? कि एक सेकंड, ये तो गलत कर दिया ना, ऐसे नहीं था, हमने ऐसे ऐसे किया था, डेटर्मिनेंट लिखा था नीचे, गलत हो गया था। 81 एक सेकंड, गलत हो गया, डेटर्मिनेंट का स्क्वायर करते हैं, रूट लगा के B1 C2 ऐसे किया था हमने, B1 C2 माइनस B C1 B2 ऐसे उसका स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट C1 A2 माइनस A1 C2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में क्या किया था, इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर किया था और उसको सिंप्लीफाई किया था और इसको फिर जीरो के बराबर रख देंगे, तो मुझे लगता है नीचे वाला मैटर तो जीरो ही हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके। हाँ, तो बताओ फिर क्या आएगा। सर मैं पूछ रहा था कि ऐसे कर सकते हैं जैसे ये पहला वाला जो दे रखा है, ये x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4, इसे लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। और अच्छा, ये जो दूसरे वाला दे रखा है x माइनस 4/5, y माइनस 1/2, इसे म्यू के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद में दो पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, पहली लाइन का और दूसरी लाइन का, फिर क्या करोगे, फिर लैम्डा तो और म्यू, वहां से लैम्डा म्यू की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू वही पॉइंट्स को रख के निकल जाएगी। कौन से पॉइंट को रखोगे। ऐसे जैसे ये पहले वाले को लैम्डा के बराबर मानेंगे तो वहां से 3 इक्वेशन मिलेगी तीन इक्वेशन थोड़ी और दोनों मिलेगी, 3 पॉइंट और मिलेंगे ना। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो दोनों इक्वेशन भी वो बराबर होगी। क्यों, इक्वेशन थोड़ी मिलेगी, वो तो तुम्हें x1 वैल्यू मिलेगी एक पॉइंट की जो ऐसे करके आएगी। अच्छा, फिर तुम्हें y1 मिलेगा, वो भी लैम्डा में आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2, हाँ और z1 मिलेगा सर। तुमको 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये तो पॉइंट मिले हैं तुमको, एक पॉइंट निकाला है तुमने इक्वल मान के लैम्डा के। हाँ सर अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे उस पॉइंट पे। तुम्हें क्या पता कि ये वही पॉइंट है जो इसके अंदर मतलब इक्वल होगा। तो वैसे ही होगा इंटरसेक्ट। क्यों, ये वाला पॉइंट यहाँ, मान लो लाइन यहाँ कट कर रही है, ये पॉइंट यहाँ का होगा, फिर तो ऐसे करके तो -1 -1 -1 तो आ ये गया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। क्या हम सीधा नहीं बोल सकते कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी। अब तुम्हें पता है कि नीचे वाला तो जीरो ही बन जाएगा, तो तुम्हें सिर्फ ऊपर वाले को ही तो सॉल्व करना है। मतलब मैं पूछ रहा था ऐसे हो सकता नहीं, है। मुश्किल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सीधा डिस्टेंस को जीरो करो ना, ये सबसे बेस्ट है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्टेंस जीरो होगी। x1 y1 x, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और g1 किसके बराबर होगा, 1,2,3 के। x2 y2 और z2 ये क्या होगा, 4,1,0। अब क्या करना होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 3 -1 और -3। उसके बाद ये कहाँ से आते हैं, नीचे वाले होते हैं ना, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 2 1, तो 3 -6, 2 -5 के 20, 4 -15, माइनस का 9, माइनस का 18, ये बराबर सर की, तीनों -1 आ रहे हैं। हाँ, तीनों -1 आ रहे हैं। कौन से तीनों, 2 3 4 वो 5 एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट। मैं समझा नहीं। सर जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -1 -1 -1 आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही नहीं है। अच्छा, हाँ निकालना है, सॉरी निकालना है। डिस्टेंस क्या आ रही है, तो डिस्टेंस तो 0 होगा ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही बोल रहे हो, -1 -1 -1 ही आ रही है। हाँ इसमें तुमने ऐसे किया होगा, पहले से x की वैल्यू निकाल के और वो दूसरे में रख दी होगी लैम्डा के साथ, है ना।
हाँ यस, जैसे मैंने बोला था वैसे कर लो। वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के काम आएगी। पहले तुम्हें ये भी तो प्रूव करना था ना कि ये शो करो कि ये इंटरसेक्ट करती है। वो तो तुम ये कह रहे हो कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो इसका जो भी पॉइंट होगा, जो मैंने यहाँ बोला था, ये जो भी पॉइंट हमारा आया था, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो तुम लैम्डा के साथ यहाँ मान रहे हो ना कि चलो मान लेते हैं वो इसका भी है और इसका भी है। वो तो जर्नलाइज फॉर्मूला है, वो तो लग ही जाएगा। ये कैसे शो करेंगे कि वो इंटरसेक्ट करती है? उसके लिए हमें हाँ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। yes, हम्म, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फाइंड द एंगल। एंगल एंगल बिटवीन एंगल कैसे निकलता है? B1 और B2 की प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड। तो ये B1 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये क्या है? ये A1 है और ये A2 है। चलो फटाफट कर दो। तो ऊपर तो 19 आ गया और नीचे हो जाएगा 4893 और ये हो गया 36 45 49 70 सर 19 cos इनवर्स 19/21। ठीक है, हम्म, 5 नंबर क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन? Prove that line through A and B intersect our यस, आंसर आया।
यस आंसर आया। हाँ सर। प्रूफ करो कि द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, तो उन दो पॉइंटों से एक लाइन बनेगी। तो जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो लाइन कैसे बनती है? x माइनस x1 तो कार्टेशियन तो x2 वहां से माइनस करके आ x1 बराबर y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ये इससे पहली लाइन बनेगी, इससे ही दूसरी लाइन बनेगी, है ना? हाँ। तो हम दो लाइनें बना लेंगे पहले तो, और जब दो लाइनें बन जाएगी तो उसके बाद में हमें शो करना है कि वो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है तो डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? 0। ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस तो आनी चाहिए 0। लास्ट क्वेश्चन में तुमने निकाल के नहीं दिखाया डिस्टेंस 0 आ रही थी क्या? तो मेरे को लगा उसमें ऐसी ही है। ऐसे थोड़ी होता है नॉर्मली। इसको शो कौन करेगा कि इंटरसेक्ट करती है? अगर हम ये वाली चीज शो करना चाहते हैं तो तुम्हें शो करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 0। यानी जो तुम डिटर्मिनेंट लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 होता है ना? हाँ। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये चीज जो है 0 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे वाला मैटर तो 0 के साथ जाके मतलब बने ना बने वो 0, लेकिन अगर ऊपर वाली चीज अगर 0 आ रही है तो पूरा आंसर 0 आएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है तो 0 बाय समथिंग जो कुछ भी होगा फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो दोनों लाइनों के बीच की अगर डिस्टेंस 0 आ रही है तो वो पक्का दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये बात तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई है अब? हाँ। ठीक है। सर इसमें इनकी वेक्टर इक्वेशन बना के भी तो वो कर सकते हैं ना। वेक्टर इक्वेशन बना के डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ना वो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। अच्छा, वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे? डायरेक्शन रेशियो का है। तो कार्टेशियन तो हम बना ही रहे हैं, कार्टेशियन तो बना वहां रहे हो, से कार्टेशियन बना रहे हो तो इसे डिटर्मिनेंट लिखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पहले तुम क्या चाहते हो? पहले मैं एक लाइन बनाऊं, उस लाइन का यूज करके मैं वेक्टर लाइन बनाऊं, फिर मैं फॉर्मूला यूज करूं। तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर दो कार्टेशियन लाइनें बन रही है तो इस चीज को लिखने में क्या प्रॉब्लम है? उस कार्टेशियन के नीचे वाले ही तो होते हैं ये, और ये क्या होता है? ये दोनों पॉइंटों का डिफरेंस होता है उनका। अरे फॉर्मूला भूल जाता हूँ मैं इसलिए। अरे तो भूलना याद करवा रहा हूँ ना मैं किस लिए हूँ? ऊपर क्या करना होता है? ऊपर होता है x2 माइनस x1, फिर क्या होता है? y2 माइनस y1, फिर क्या होता है? z2 माइनस z1। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पहले के कोऑर्डिनेट आते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे जो इसमें होता है रूट में होता है। मैं भी भूल गया, तो याद करेंगे तब होगा ना। अब मैं बार बार किस लिए लिख रहा हूँ? ताकि याद हो। फिर इनकी मल्टीप्लाई होती है और उसका स्क्वायर होता है b1 c2 माइनस c1 c2 का स्क्वायर। कल को तुम कह रहे हो भूल जाता हूँ, कल को कार्टेशियन इक्वेशन देके डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे? फिर उसमें वेक्टर में कन्वर्ट करोगे पहले। और अगर तुमने कर भी दिया और टीचर ने तुम्हारे नंबर काट लिए, फिर कि किसने बोला वेक्टर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगाना है? कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाना था। फिर c1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है? a2 के साथ, और फिर a1 की मल्टीप्लाई c2 के साथ, उसका स्क्वायर, और फिर इनकी मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस b1 a2। और इसका तो यूज भी नहीं हो रहा नीचे वाले पार्ट का, तो ऊपर वाला 0 अगर बनेगा तभी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि 0 बाय समथिंग ही 0 होता है ना। चलो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें माफ करते हैं, अगला क्वेश्चन तुमसे पूरा करवाएंगे, इससे रिलेटेड होगा। चलो प्रूफ करो कि दिस लाइन और दिस लाइन आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन हो तो। अगर ये कंडीशन होगी तभी परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर ही नहीं होगी। ऐसा प्रूफ करना है हमको।
यानी पहली दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो पहले वाली से x दे रखा है और y की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म ऑफ x? तो एक सेकंड में कर दूँ। कार्टेशियन इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन पहले दो का यूज करके। हाँ, तो फिर वो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट भी और होगा। परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होगी? 0। तो वहीं से हम दिखाएंगे सारी चीजें। तो इन दो का यूज करके हमें बनाना है तो एक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे x बराबर हमको दिया हुआ है पी वाई प्लस क्यू, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू बात करूँ तो वो हो जाएगी x माइनस क्यू बाई पी। और दूसरे में मेरे को दिया हुआ है z इज इक्वल टू आर वाई प्लस, तो यहाँ से भी y निकाल लो तो z माइनस एस बाई क्या हो जाएगा r। ये भी y है ये भी y है, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दिया। और ये इक्वल किसके है? y के। और y के नीचे क्या लिखा जा सकता है? 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? a1 क्या हो गया? p। a2 क्या हो गया? 1। और नहीं a2 नहीं होता, b1 होता है ना, b1 होता है, b1 1 हो गया और c1 है। और ध्यान रखना y वाला होता है b1। हाँ, अब ऐसे ही तुम दूसरे से बनाओ, जो दूसरी लाइनें दे रखी है अपने को, ये वाली, यहाँ से y की तो मेरा वैल्यू प्रोडक्ट ऐसे आ रहा है। हाँ, पी पी डैश प्लस 1 × 1 प्लस आर डैश। तो सही तो है, 1 इंटू 1 तो 1 होता है और ये 0 के बराबर रखते हैं जब परपेंडिकुलर होता है तो प्रूफ हो जाएगा कि इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये लिखना चाहिए था तुमको कि जब लाइन पैरेलल होगी तो इनकी प्रोडक्ट 0 होगी और इसमें वैल्यू पुट कर दो तो वो अपने आप शो हो जाएगा। अच्छा, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर देन ये कंडीशन होती है। बस इसमें तुम्हें सही वैल्यू ही डालनी थी यहाँ पे। जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा कि दिस इक्वल टू 0। तो एक लवली और एक शानदार क्वेश्चन था। अब हमारे क्लास का पर्पज रहने वाला फुल धमाकेदार प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेबस हमारा हो गया है। अब तो हमें इम्पोर्टेंट जो बनते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर वो फॉर्मेट था लीनियर वाला, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट जो आता है, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबके क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अभी तो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवानी है तुमको, कितना बेटर पड़ा है करवाने वाला। एमसीक्यू की पीडीएफ है मेरे पास। एमसीक्यू तो स्पेशल तो किए ही नहीं ना अपने, नहीं है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ सॉल्व करनी है, उसके बाद पेपर सॉल्व करने। तो शॉर्टेस्ट इससे दिखा अरे रहे हैं। तुम्हारे सारे इतने अच्छे हैं, फिर तुम एग्जाम वगैरह दे रहे हो ये तो कौन सी? जेई वाला और ये? हाँ सर, जेई का दूंगा, सीयूटी दूंगा और बिट्स का दूंगा। ठीक है। और एनडीए का? इधर एनडीए नहीं। क्यों देना? एग्जाम तो देना चाहिए। देखो सर एक बहुत तो एनडीए के लिए मेरी एज नहीं है, अच्छा, छोटे मैं ही है। 18 का हो जाऊंगा ना इसका। कितनी मांगते हैं एनडीए में? सर उनमें तो 16 या 16.5 होती है, अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। तो सर मेरा तो 10th में हो गया था 16। हम्म। जितने तो तुम्हारे इसलिए एनडीए नहीं है। जितने तुम्हारे एग्जाम अभी बन रहे हैं ना, तुम्हें सब देने हैं, ठीक है ना? चाहे जाना हाँ तुम्हें एक फील्ड में डजेंट मैटर, लेकिन एग्जाम सारे देने हैं, क्योंकि वहां से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि जब हम पेपर दे के बाहर निकलते हैं और हम पेपर अच्छा करके आते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन जो होता है वो 200 लेवल पे होता है कि यस मैं कर दूंगा। हाँ। सर जेई में वही है, मैथ्स बहुत मुश्किल आती है। देखो मुश्किल तो आजकल हर फील्ड में, वो तो स्टडी पे बात है ना कि देते देते जा रहे हैं। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन देते ही ऐसे हैं कि वो होते ही नहीं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो तो फिर किसी से नहीं होते ना, ये भी तो देखो ना। हाँ, तो अगर खाली 20-30 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल बन जाती है हाँ हमारी। तो फिर वो तो टीचर से ही नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो। हाँ कि उस हाँ, तो प्रेशर में कैसे? उस टाइम नहीं निकलते। फिजिक्स वाला मैंने देखा था, वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो टीचरों का दिमाग घुमा हुआ है कि फिजिक्स के क्वेश्चन ही निकल रहे हैं। वो उसमें हाँ, पेंडुलम एंगुलर मोमेंटम वगैरह, तो वो बच्चे से कैसे निकल जाएंगे? तो लेकिन वो तो फिर सबके लिए सेम है ना।
तो वही बात है, पर करना तो है ही है तो, पर करना तो पड़ेगा ही। नहीं, हाँ करना पड़ेगा, तो वही कह रहा हूँ ना मैं कि वो तो सबके लिए सेम है, कि किसी को नहीं आएगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, टफ है क्वेश्चन तो। हाँ लेकिन अगर वो आ गया जो पड़ा हुआ है, तो वो तो फिर तुम कर सकते हो, उसमें फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसलिए वही चैप्टर करके जाऊंगा जो अच्छे से आते हैं। हाँ तो बस वही बात है कि मुश्किल है तो सबके लिए है, और आसान है तो सबके लिए नहीं है आसान है। क्योंकि आसान तो उसी के लिए होगा जिसने कुछ पढ़ रखा होगा। हाँ चलो फटाफट इसका आंसर करो। हाँ, कर ही रहा हूँ। बाइसेक्ट, अच्छा मिड पॉइंट आया यहाँ से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालो which bisect the ये वाला क्या? perpendicularly the line joining। अच्छा एक लाइन है, उसको बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, बीच में काटता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। हाँ सर, वो मिड पॉइंट तो निकाल लिया, उसके बाद क्या है? उसके बाद उस पॉइंट की और अच्छा तुम्हें कभी मैंने बताया नहीं है, जो प्लेन होता है ना, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है प्लेन की, वो होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। शायद ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है जब हमने किया था ना। हाँ हाँ तो इसमें आर वेक्टर जो होता है वो तो होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब कैसे निकलेगा वो, पोजीशन वेक्टर तो वही हो जाएगा ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एन के। और उसके बाद ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर तो वो जो पॉइंट निकला है अपना वो हो जाएगा ए वेक्टर 3 4 6 मिड पॉइंट जो निकाला है तुमने। हाँ और एन क्या होगा, एन होगा इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उनके डिफरेंस को अगर हम ले लें तो वो शायद डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा एन वाला। यानी जो इस फॉर्मूले के अंदर कंसेप्ट कैसा बन रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन रहा है कि ये एक लाइन है, और इस लाइन को एक प्लेन जो है ऐसे करके, एक प्लेन है मान लो, ये प्लेन है ऐसे बीच में से काट रही है, ठीक है। ये मिड पॉइंट में से काट रहा है ऐसे करके, परपेंडिकुलरली काट रहा है। तो एन जो वेक्टर है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 2 3 और 4 4 5 8। तो एन वेक्टर जो आएगा वो आएगा 4 - 2 किया 2i, 5 में से 3 किया 2j, 8 में से 4 किया 4k का। तो ये n आ गया। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा जो यहाँ का तुमने मिड पॉइंट निकाला, वो कितना था, 3 4 6। 3 4 6। तो वो हो जाएगा 3i कैप 4j कैप 6k कैप। और ये जो आर है, आर पोजीशन वेक्टर होता है, इसमें पोजीशन को एक्स कॉमा एक्स आई वाई जे और एक्स वाई जेड के, ये एक्स हो गया, ये हो गया, ए एन हो गया। बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वहां से तुम्हें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी एक्स वाई जी के अंदर। हाँ
मतलब x plus y plus 2z बनते आ रही है। x प्लस वाई प्लस 2